अरे गाइस मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर, चल रहा है हमारा अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स अपलोड किए थे, आई होप आपने वो अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, आगे के भी लेक्चर अगर कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको समय पर लेक्चर सारे मिल जाएंगे। आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम जो है ना करने वाले हैं अकाउंटिंग। यस, अब हम जर्नल एंट्रीज की ओर बढ़ जाएंगे भैया, अकाउंटिंग की ओर बढ़ जाएंगे, अमालगमेशन की। अब जर्नल एंट्रीज की बात आती है, अकाउंटिंग की बात आती है, तो यहां पर हमारे पास पार्टी दो तरह की होती है। कंपनी ज्यादा हो सकती है लेकिन पार्टी तो दो तरह की होती है। एक कंपनी हमारे पास में होती है जिसको हम ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं, ठीक है। और सिंपल करने के लिए भैया परचेजर कंपनी या परचेजिंग कंपनी, जो किसी दूसरे के बिजनेस को परचेज करती है। और सिंपल करने के लिए भैया न्यू कंपनी बोल सकते हो। ओके, एक होती है हमारे पास ट्रांसफरर कंपनी, वो कंपनी जिसका बिजनेस जो वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जो कंपनी सेल हो रही है, यानी कि वेंडर कंपनी या सेलिंग कंपनी बोल सकते हो, या फिर ओल्ड कंपनी बोल सकते हो आप, सिंपल रखने के लिए। तो इन दोनों की बुक्स में हमको अकाउंटिंग करनी होगी ना। यस, तो आज जो है हम समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एंट्रीज को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, यानी कि जो परचेजर कंपनी है, इसकी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे की जाती है वो सीखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रांसफर कंपनी, वेंडर कंपनी को भी लेंगे। अगर मैं बात करूं आपके इस ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी या न्यू कंपनी की, तो इसकी बुक्स में अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो यहां पर फिर दो मेथड होंगे अकाउंटिंग के। दो मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक तो आपका पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्जर मेथड भी बोलते हैं ना, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। तो मर्जर मेथड से हो सकता है, अगर वो 5 कंडीशन बताई थी वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो मर्जर मेथड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। इस मेथड से फिर ट्रांजैक्शंस होंगे, अमालगमेशन होगा, तो इस मेथड से फिर अकाउंटिंग करेंगे हम। अगर वो 5 जो कंडीशंस बताई थी वो सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर जो अकाउंटिंग करेंगे उसमें हमारा यूज आएगा परचेज मेथड, अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज मेथड बोलेंगे, फिर इस हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं ओनली आपकी परचेजिंग कंपनी ले रहा हूं, ट्रांसफरी कंपनी ले रहा हूं, जो किसी दूसरे के बिजनेस को खरीद रही है, और उसके बुक्स के अंदर इन दोनों मेथड से क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकता है वो सिखाता हूं। तो हम पैरेलल चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उससे आपको समझ में आएगा। सो हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। आज लिख रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट करना। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए, इसके अंदर हम कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास जैसा मैंने बताया दो मेथड है, ठीक है। एक तो है हमारा अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर मेथड, जिसको पूलिंग इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं, और एक हो जाएगा हमारा परचेज मेथड। अब दोनों को मैं कंपेयर करके एंट्री कराऊंगा ताकि आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ जाए, है ना। तो सबसे फर्स्ट एंट्री करते हैं हम यहां पर ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन स्कीम अप्रूव्ड, उस डेट को जब अमालगमेशन स्कीम क्या हो जाती है, अप्रूव हो जाती है। तो मर्जर मेथड में क्या एंट्री करेंगे और परचेज मेथड में क्या एंट्री करेंगे। तो मर्जर मेथड में जो हमारी एंट्री होगी वो क्या होगी कि बिजनेस क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से मर्जर कर रहे हैं। मर्जर का मतलब हो गया भाई, उस बिजनेस को हम अपने अंदर मर्ज कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के, तो हम यहां पर एंट्री करेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, बिजनेस आ रहा है हमारे पास तो एक तरह का एसेट हो गया, ठीक है। किसी के बिजनेस को आप परचेज करोगे तो एसेट ही होगा, क्योंकि वो बिजनेस आपको कमा के देगा, और एसेट जो है वो डेबिट होती है, आपको मॉडर्न रूल पता ही है।
एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो डेबिट करो, एसेट अगर डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो डेबिट करो। तो यहां पर भैया बिजनेस परचेज कर लिया तो अच्छी बात है, एसेट आ रही है, बिजनेस आ रहा है तो डेबिट कर लिया, एसेट जनरेट कर दी एक तरीके से हमने। बट भैया इस बिजनेस को परचेज किया तो सामने वाली कंपनी को, जिसको हम खरीद रहे हैं, जिसको मर्ज कर रहे हैं, उसको हमें पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो एक लायबिलिटी भी जनरेट कर देंगे। यहां पे हम एंट्री कर देंगे टू लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी, या फिर लिख सकते हैं आप ट्रांसफरर कंपनी, है ना, या वेंडर कंपनी। तो मैं यहां पर ओल्ड कंपनी लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। तो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। अब यहां एंट्री क्या होगी सर, परचेज मेथड के अंदर। अगर परचेज मेथड में अमालगमेशन स्कीम अप्रूव हो जाती है तो हम एंट्री करेंगे, ये जो बिजनेस मर्जर है ना, इसकी जगह डेबिट कर देंगे बिजनेस परचेज अकाउंट को। बिजनेस को परचेज कर रहे हैं ना, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू वही होगा, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। वहां तो कंपनी का क्वेश्चन में नाम दे रखा होगा तो सीधा लिख देंगे लिक्विडेशन ऑफ ए लिमिटेड, लिक्विडेशन ऑफ बी लिमिटेड, जिस भी कंपनी को हम परचेज कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट आपने एंट्री देखी होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एंट्री में ओनली एक चीज का फर्क है, जिस दिन अमालगमेशन स्कीम अप्रूव होगी उस दिन केवल एक ही चीज का फर्क है, यहां पर बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट होगा तो यहां पर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट होगा। जैसे फर्स्ट एंट्री आप कर लेते हैं, एसेट और लायबिलिटी जनरेट कर देते हैं, तो आगे आने वाली एंट्री नंबर सेकंड और थर्ड इसी एंट्री से बनेगी। ये जो फर्स्ट एंट्री है इसमें हमने जो ये एसेट जनरेट करी है, इसको हम, ये जो एसेट जनरेट करी है इससे हम इसको खत्म करके एक नई एंट्री जनरेट करेंगे, और जो लायबिलिटी जनरेट करी है इसको भी खत्म करके एक नई एंट्री जनरेट करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए बताता हूं। ये जो बिजनेस मर्जर या बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करा है हमने, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस जो परचेज कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो उसके बदले में एसेट और लायबिलिटी आएगी। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी यही होगी, व्हेन एसेट एंड लायबिलिटी टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर, जिस दिन एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर करेंगे हम किस कंपनी की, उस कंपनी की जिस कंपनी को मर्ज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ओल्ड कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी अब न्यू कंपनी की हो जाएगी। तो इस केस के अंदर भाई क्या आएगी, सन्ड्री एसेट्स आएगी, यस। तो वो हम जो है यहां पर मर्जर मेथड के अंदर क्या करेंगे, सन्ड्री जो भी एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, उसको डेबिट कर देंगे। ओके, जो भी लायबिलिटीज आएगी उसको क्रेडिट कर देंगे। जो भी एसेट या लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हो, इसके अलावा ये जो बिजनेस मर्जर है, अच्छा ये वाली एंट्री है ना परचेज कंसिडरेशन से होगी, ध्यान रखना। इसलिए परचेज कंसिडरेशन हमें पहले से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके 4 मेथड मैंने आपको बताए थे, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, लमसम मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, है ना। तो उस मेथड से परचेज कंसिडरेशन होगा, उस अमाउंट से ये एंट्री होगी। तो ये जो बिजनेस मर्जर अकाउंट है जो हमने डेबिट कर रखा था, उसको हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है हमारे पास, बिजनेस खरीदा, बिजनेस मर्ज किया तो एसेट है, लेकिन बिजनेस में क्या आ रहा है, एसेट और लायबिलिटी आ रही है। तो इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, इसके बदले में एसेट और लायबिलिटी को हम यहां ले आएंगे, जनरेट कर देंगे। अगर यहां पर तो अब परचेज कंसिडरेशन ही आएगा, क्योंकि ये एंट्री किससे होती है, परचेज कंसिडरेशन से, तो यहां तो पीसी आएगा। यहां पर जो एसेट की वैल्यू है वो आ जाएगी, यहां लायबिलिटीज की वैल्यू है वो आ जाएगी क्रेडिट साइड में। तो कई बार आपका एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, बराबर नहीं आएगा। तो ये अगर बैलेंसिंग फिगर, ये वाला बैलेंसिंग फिगर आपका इधर डेबिट साइड में आ जाता है, तो हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे उसको, अगर बैलेंसिंग फिगर में आता है। और इधर आता है तो उसको भी जनरल रिजर्व में या रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसमें कई बार अगर कोई रिजर्व एंड सरप्लस ले रहे हैं, अगर आपकी परचेजिंग कंपनी कोई रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर कर रही है, तो वो भी यहां आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा मर्जर मेथड के अंदर। अगर हम ये एसेट टेक ओवर करें इस मेथड के अंदर जिसका नाम है परचेज मेथड में, तो क्या होगा सर, तो भी बहुत इजी है। क्या होगा, यहां पर जो भी एसेट आ रही है, हाँ, तो उसको हम लिखेंगे सन्ड्रीज एसेट्स अकाउंट डेबिट,
ठीक है। लायबिलिटी आएगी तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। यहां पर जो ऊपर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, इसको हम बिजनेस परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ये पीसी से हो जाएगा। ये अमाउंट जो दिया होगा, ये अमाउंट जो दिया होगा, यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। यहां जो बैलेंसिंग फिगर आएगा अगर एसेट साइड में आता है तो उसको गुडविल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो यहां अगर बैलेंसिंग फिगर आता है डेबिट साइड में तो वो कहां जाएगा, तो वो जाएगा आपका गुडविल अकाउंट के अंदर। कहां जाएगा, गुडविल अकाउंट के अंदर। ओके, तो यहां पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो गुडविल में जाएगा। सर अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ गया तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, याद रखना। ये मोटा मोटी फर्क है यहां पर इस मेथड के अंदर सेकंड एंट्री के अंदर। फर्स्ट एंट्री में क्या फर्क है, यहां बिजनेस मर्जर, वहां पर बिजनेस परचेज, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। सेकंड एंट्री में क्या फर्क है, यहां सन्ड्री रिजर्व में आएगा बैलेंसिंग फिगर, रिजर्व में सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे। यहां बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा तो गुडविल में, और क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। ओके सर, तो ये फर्स्ट एंट्री से मैंने बोला था आगे वाली दो एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री से ये तो हो गया, बिजनेस मर्जर तो हमने क्रेडिट कर दिया, ये तो अकाउंट क्लोज हो गया। अब फर्स्ट एंट्री में क्या बच गया, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी, यानी कि ओल्ड कंपनी को इस बिजनेस के बदले में हमें कुछ पे करना होगा ना, तो पेमेंट करो, यानी कि पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। उसमें जो ये जो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी है, जो यहां पर क्रेडिट है, वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री नंबर आती है हमारी थर्ड, पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन on the date of payment of purchase consideration, जिसको हम शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। तो जब आप परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करोगे उस दिन क्या होगा सर, उस दिन ये जो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी है ये यहां पे हो जाएगा आपका डेबिट, लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। इसके बदले में आप क्या दोगे इनको, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे करोगे आप उनको, हो सकता है इक्विटी शेयर दे दो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट सॉरी। आप इनको अगर हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, या फिर इनको प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। अगर ये दोनों प्रीमियम है, इन दोनों में कोई भी इशू कर रहे हो प्रीमियम है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आप परचेज कंसिडरेशन में सामने वाले कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर दे सकते हो, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हो, प्रीमियम पे दे सकते हो, एंड डिबेंचर्स भी दे सकते हो। डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर नहीं दे रहे हैं, जो ओल्ड कंपनी है उनके शेयर होल्डर को नई कंपनी अपने डिबेंचर दे रही है, इक्विटी शेयर दे रही है, प्रीमियम दे रही है, सॉरी प्रेफरेंस शेयर दे रही है, या फिर कैश भी दे रही है, चेक दे रही है, जो भी दे रहा है वो यहां आ जाएगा। अगर ये शेयर्स वगैरह डिस्काउंट पे वैसे इशू तो नहीं होते हैं, अगर हो भी रहे डिबेंचर हो रहे हैं तो यहां आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स। ओके सर, यहां क्या एंट्री होगी इन केस ऑफ परचेज मेथड के अंदर, तो भैया परचेज मेथड के अंदर इस एंट्री में कोई चेंज नहीं है, सेम एंट्री होगी, इसलिए वापस मैं नहीं करवा रहा हूं, सेम एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट एंट्री हमने करी बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी, उसी से आगे की दो एंट्रियां बन गई। सेकेंड एंट्री के अंदर हम एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर कर लिए, तो बिजनेस परचेज जो हमारा बिजनेस मर्जर जो यहाँ डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया, बिजनेस परचेज जो यहाँ पर डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया। थर्ड एंट्री में लिक्विडेशन का पेमेंट कर दिया, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर दिया, तो लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी जो क्रेडिट है वो थर्ड एंट्री के अंदर दोनों ही केसेस में डेबिट हो जाएगी, और उसके बदले में जो आप पेमेंट कर रहे हो वो आ जाएगा। यहां के बाद फिर फोर्थ एंट्री जो आती है दोनों के अंदर वो क्या है, देखिए फोर्थ नंबर एंट्री जो है ना वो है भाई, आपने देखो यहां क्या किया है, ओल्ड कंपनी की यानी कि जो पुरानी कंपनी है उसकी हमने एसेट तो ली है, उसकी लायबिलिटीज भी ली है। देखो इस केस में फिर इस केस में, अब लायबिलिटीज का अगर आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे आपने ओल्ड कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स भी ले लिए, यानी कि ओल्ड कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे होंगे, ओल्ड कंपनी ने उसका पेमेंट नहीं किया, उसको हमने ले लिया, तो न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के डिबेंचर होल्डर को भी पेमेंट करेगी।
शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी वो तो परचेज कंसिडरेशन में आ गया, लेकिन डिबेंचर होल्डर को तो अलग पेमेंट करना पड़ेगा। यस, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी या उसकी कोई लायबिलिटी। तो इस केस में क्या करेंगे हम, जो डिबेंचर है वो डेबिट हो जाएंगे परसेंटेज डिबेंचर नाम से, सिंपल। ये ओल्ड कंपनी के डिबेंचर से, जिस कंपनी को हम मर्ज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके डिबेंचर है टू बैंक। तो यहां पर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एंट्री भी सेम हो। नेक्स्ट एंट्री 5th नंबर जो निकल के आती है वो है, अगर 5th नंबर जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, देखो ये जो अमालगमेशन होता है या लिक्विडेशन बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, पुरानी कंपनी जो ओल्ड कंपनी वो तो लिक्विडेट हो रही है, नई कंपनी जो है यानी कि जो आपकी परचेजिंग कंपनी है वो सेलिंग कंपनी को खरीद रही है ना, तो सेलिंग कंपनी तो खत्म हो जाएगी, उसका तो लिक्विडेशन हो जाएगा। तो उसका जो लिक्विडेशन होता है, ये जो अमालगमेशन होता है ना, इसमें भी जो बहुत सारे लीगल खर्चे होते हैं, डॉक्यूमेंट, स्टाम्प पेपर, लॉयर्स की फीस, सीए की फीस, खर्चे तो होते ही है ना, बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, पैसा जमा कराना पड़ता है, तो वो जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं, अब लिक्विडेशन किसका हो रहा है, ओल्ड कंपनी का, तो ओल्ड कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को अगर ओल्ड कंपनी पे कर दे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ ओल्ड कंपनी पे बाय न्यू कंपनी, यानी कि परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करती है, तो एंट्री क्या होगी, व्हेन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी पे बाय या पेड बाय न्यू कंपनी, यानी कि हमारी परचेजिंग कंपनी। इस केस के अंदर यहां पर जो एंट्री होगी वो तो सिंपल होगी, उसको हम जनरल रिजर्व से यूज करेंगे, उस पैसे का जनरल रिजर्व से निकालेंगे और टू बैंक कर देंगे। लेकिन अगर हमारा इन नेचर ऑफ परचेज वाला मेथड है तो यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ये दोनों में फर्क है। टू बैंक। अगला बहुत अच्छा एंट्री है, एंट्री नंबर 6, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं समझाता हूं ये है क्या, बहुत इजी से समझ में आ जाएगा अगर मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। भाई एक कंपनी है ए, एक है बी। ए कंपनी परचेजिंग कंपनी है, बी सेलिंग कंपनी है, यानी कि ए कंपनी बी कंपनी को खरीद रही है और उसके शेयर होल्डर को पेमेंट कर रही है, सिंपल है। लेकिन ये अभी है, इससे पहले अगर थोड़ा पीछे चले जाए तो दो कंपनी थी, एक ए कंपनी थी, एक बी कंपनी थी, तो हो सकता है दोनों कंपनी आपस में ट्रांजेक्शन कर रही हो। अभी उसको टेक ओवर तो अब कर रहे हैं, पहले थोड़ी टेक ओवर कर रहे थे, तो कई सारी कंपनी आपस में भी लेन देन करती है ना। तो ए कंपनी ने उधार गुड्स बेचा है किसको, बी कंपनी को। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ए कंपनी ने उधार गुड्स माल सामान बेचा है किसको, बी कंपनी को। तो ए कंपनी जो है अपनी बुक्स के अंदर, ए कंपनी अपनी बुक्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर बी को एज ए डेटर दिखाएगी, भी उससे पैसे लेने हैं क्योंकि माल बेचा है। बी कंपनी अपनी बुक्स के अंदर ए कंपनी को एज अ क्रेडिटर दिखाएगी कि उसको पैसे देने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बी कंपनी ने कुछ बेच दिया हो ए कंपनी को, तो बी कंपनी अपनी बुक्स में ए को डेटर दिखाएगी, ए कंपनी अपनी बुक्स में बी को क्रेडिटर दिखाएगी। लेकिन ये तो पहले ठीक था, डेटर क्रेडिटर पेमेंट करना था, लेना था। अब तो दोनों कंपनी एक हो गई है, तो अब डेटर खुद ही, क्रेडिटर खुद ही, तो भैया उसको कैंसिल करो ना कॉन्ट्रा एंट्री को। तो डेटर और क्रेडिटर अगर कॉमन है, कॉन्ट्रा एंट्री है ना, खुद ही अपना डेटर बन गया, खुद ही अपना क्रेडिटर बन गया, ऐसी सिचुएशन है, तो इस केस के अंदर डेटर और क्रेडिटर जो कॉमन वाले हैं उनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, क्योंकि डेटर जो है एसेट होती है, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो, मॉडर्न रूल लगता है। तो यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होगा, जो कॉन्ट्रा वाले हैं, जो कॉमन है, उन डेटर्स को, उन क्रेडिटर्स को कर दो डेबिट, ये लायबिलिटी खत्म, और डेटर्स को कर दो क्रेडिट, तो ये लायबिलिटी खत्म। यहां पर भी सेम। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा एंट्री नंबर 7, और ये है क्रिएशन ऑफ स्टैच्यूटरी
रिजर्व। कई बार क्या होता है, बहुत सारे रिजर्व्स ऐसे होते हैं जिनको न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के रिजर्व्स होते हैं और उनको क्लोज नहीं करती है, उनको राइट ऑफ नहीं करती है, बल्कि उनको टेक ओवर करती है और आगे रखती है। क्यों? क्योंकि उससे फ्यूचर में कुछ टैक्स बेनिफिट, एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स, कोई लीगल बेनिफिट्स, कोई अकाउंटिंग बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो क्रिएशन ऑफ स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हैं, अगर आप मर्जर मेथड यूज कर रहे हो तो ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व नहीं बनाना है। बट अगर आप परचेज मेथड यूज कर रहे हो तो आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व बनाना पड़ेगा और उसकी एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और 2 जो भी आपके स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हैं उनको यहां ट्रांसफर कर दो। अब आप बोलोगे सर ये स्टैच्यूटरी रिजर्व कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में कई बार एमसीक्यू आ जाए कि कौन कौन से होते हैं स्टैच्यूटरी रिजर्व, तो मैं बता देता हूं। स्टैच्यूटरी रिजर्व के अंदर आपका एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व हो गया, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हो गया, सॉरी, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा एक आता है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, ठीक है। ये टी डेवलपमेंट अकाउंट रिजर्व, टी डेवलपमेंट अकाउंट रिजर्व, ठीक है। टी डेवलपमेंट रिजर्व या अकाउंट बोल सकते हैं। एक स्वाइपिंग या स्वीपिंग ऐसा रिजर्व आता है ना, तो ये है सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, स्वीपिंग या स्वाइपिंग रिजर्व कुछ होता है, ये हो गए। तो ये जो रिजर्व्स होते हैं इससे कंपनी, जो न्यू कंपनी होती है ना, वो ओल्ड कंपनी को खरीद लेती है, बट कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट उसको मिलना होता है, स्वाइपिंग रिजर्व बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको टैक्स बेनिफिट मिलना होता है तो उसको वो कंटिन्यू करती है, ऐसा कुछ नाम है स्वाइपिंग रिजर्व, ओके, ठीक है। तो ये जो है रिजर्व, इनको स्टैच्यूटरी रिजर्व बोलते हैं, लेकिन ये केवल मर्जर मेथड में नहीं, जो हमारा मेथड है कौन सा, परचेज मेथड, उसमें ही बनाया जाता है, ओके। तो मोटा मोटी जो एंट्रीज होती है वो मैंने आपको बता दी है, इससे ज्यादा एंट्री होती नहीं है, कोई एक आधी एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन अगर आप ये एंट्रीज कर लेते हो अच्छे से तो बढ़िया है। मैंने आपको एक बात पहले बोली थी कि अगर कभी भी मैं बोर्ड पर अगर कुछ लिखाऊंगा, एक होते हैं ऐसे नोट्स जो पहले से टाइप किए होते हैं, वो पीडीएफ होता है, वो पेड होता है, तो उसको मैं फ्री में नहीं दे सकता। लेकिन जब भी मैं बोर्ड पे अगर कुछ ऐसे लिखवा देता हूं तो ये वाले पीडीएफ जो होते हैं ना, ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ फ्री में, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फटाफट से मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो गुड बाय, थैंक यू।